हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए और इसको अच्छे से समझिएगा। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। जबकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि राउल्ट की सीमाएं जो था वो तनु विलयन पर लागू नहीं हो रहा था। क्यों, ये हमने बताया था। लेकिन कुछ रेयर कंडीशन में देखते हैं कि तनु विलयन पर राउल्ट का नियम कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे होगा, तो इसको हम समझते हैं। तो लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित अवनमन। राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित अवनमन क्या होता है, तो आप नीचे लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित अवनमन पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स। साथ पिछले वीडियो में यहाँ पर हमने डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल बना दिया है, वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल नहीं है, जबकि क्या उसके मूल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। जो अपेक्षित अवनमन होता है उसके विलेय के मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती नहीं बल्कि क्या होता है, बराबर। आप उसको कर दीजिएगा, बना लीजिएगा, वहाँ बराबर का चिन्ह होता है। अब ये जो मूल अंश है, ठीक है, और भी बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर मानते हैं कि विलेय का मूल अंश यानी विलेय के मूलों की संख्या जो है एक्स है और विलायक के मूलों की संख्या एक्स भी है, तो नीचे का होता है विलेयर का होता है, तो एक्स ए प्लस का आ जाएगा एक्स भी हो जाएगा। नीचे मानेंगे माना तनु विलयन के लिए, कैसा विलयन है, तनु विलयन है। माना तनु विलयन के लिए विलेय के मूलों की संख्या, विलेय की मूलों की संख्या एक्स ए तथा विलायक के मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स बी। ये आपको मान लेना है। तो विलेय के मूलों की संख्या एक्स है और विलायक के मूलों की संख्या क्या गया, एक्स बी। तो विलेय का हम निकालेंगे क्या, मोल प्रभार या मोल भिन्न। तो आप जानते हैं क्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या जो ये आपके अपेक्षित अवनमन के बराबर होगा। अब हम पढ़े हैं कि जब विलेय के मूलों की संख्या और प्लस विलायक के मूलों की संख्या का जो योग होता है वो कितना होता है, एक होता है। हम लोग पढ़े हैं पीछे वीडियो में, आप देख सकते हैं विलेय और विलायक के मूलों की जो संख्या होती है कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि तनु विलयन है, तो एक्स ए तब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि विलयन तनु है, तब एक्स से लेस देन एक्स बी, अर्थात एक्स का मान इतना कम होता है एक्स बी से, यानी लगभग क्या, नगण्य जीरो। यानी एक्स ए का मान लगभग क्या मानते हैं, जीरो नहीं होता, यानी कुछ मात्रा होती है, लेकिन हमने गणना में मान लिया कि वो लगभग क्या है, जीरो। कौन, एक्स मतलब क्या, विलेय, क्योंकि तनु विलयन है। अगर तनु विलयन बनेगा तो आप जानते हैं विलेय की मात्रा क्या होगी, बहुत ही कम होगी। हमने पीछे बताया तनु विलयन और साम्य विलयन के बारे में। तो तनु विलयन इसका मतलब बहुत कम है, यानी किसकी अपेक्षा में, विलायक की अपेक्षा में। इसका मतलब सीधे हम बोल सकते हैं कि ये लगभग क्या है, जीरो है। अब इसको जीरो जब मान लिए हैं तो इस फार्मूला में एक्स ए कर रखेंगे जीरो प्लस एक्स बी बराबर एक, हल करेंगे तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, केवल एक। अब देख रहे हैं एक का मान कितने के बराबर है, एक्स बी का, तो इसमें रखेंगे, इस समीकरण में रख दीजिए, तो एक्स ए प्लस हो जाएगा एक्स बी बराबर एक के जगह क्या लिखेंगे, एक्स बी, अर्थात इसके ऊपर लिखेंगे लगभग। यानी विलेय और विलायक के जो मूलों की संख्या होती है लगभग जो है किसके, विलायक के मूलों की संख्या के बराबर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या विलायक है और विलेय की मात्रा बहुत कम है। तो जब इसको हमने नगण्य ही मान लिया है तो टोटल जिसमें जो हमारा आएगा क्या, मूलों की संख्या, वो लगभग क्या, विलायक ही आएगा। तो इससे यही पता चल रहा है कि तनु विलयन में विलेय और विलायक के मूलों की जो संख्या होती है वो विलायक के मूलों की संख्या के लगभग बराबर होती है। आप सीधे बोल सकते हैं विलयन का, ये विलयन तो है, विलयन का मूलों की संख्या जो है लगभग विलायक की मूलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये राउल्ट का नियम बताता है। तो आशा करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं विलेय के अणुभार की गणना। अब विलेय के अणुभार, जो आपका विलयन है उसमें विलेय जो मिलाया गया उसके अणुभार की गणना हम कैसे करेंगे, तो राउल्ट के नियम के अनुसार इसकी गणना करेंगे हम। तो लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में विलेय के मूलों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। इसके आगे लिखेंगे, ये हेडिंग रहेगा, और आप उसके आगे लिखेंगे कि राउल्ट के अनुसार किसी विलयन में विलेय के मूलों की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुभार की, ठीक है, अणुभार की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। इसी विलयन में विलेय के, ठीक है, विलेय के अणुभार की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। वो सूत्र क्या है, तो लिखेंगे फिर नीचे राउल्ट के नियम के अनुसार लिखेंगे। यहाँ सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, डेल्टा आपका क्या है, यानी पी नॉट माइनस पी और डिवाइड बाई होता है यहाँ पर पी, ठीक है। यहाँ पर देखना, ध्यान देना, यहाँ पर पी नॉट नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पी फार्मूला है वो, और डिवाइड बाई आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है स्मॉल एन बटे हो जाएगा कैपिटल एन,
ये आपको फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं पी नाट बराबर क्या, शुद्ध विलायक का लिखेंगे वाष्प दाब। पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब। एन क्या है, तो यह लिखे विलय के क्या है, मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है, विलयन की मोलों की संख्या है, या अणुभार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखिएगा इसके आगे। ठीक है, विलय के अणुभार और यहाँ पर विलयन का अणुभार है। अब जो है ये कैसे आया, इसका हम डेरिवेशन करते हैं। ये इस फार्मूले को लेकर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फिर नीचे लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षिक अनुमान। क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षिक अनुमान। नीचे तो हम लोग अपेक्षिक अनुमान पढ़े, पी नाट माइनस पी डिवाइड बाई पी नाट इक्वल टू पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ये जो होता है यानी विलय की मोलों की संख्या अब बटे विलयन का। तो विलयन में विलय प्लस का आता है विलायक, ये विलायक की मोलों, ये विलय के मोलों की संख्या अब बटे क्या, विलयन की मोलों की संख्या। जहाँ स्मॉल एन क्या है, विलय की मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक की मोलों की संख्या। तो आप जानते हैं विलय हो गया और नीचे क्या आता है विलयन। तो विलय और विलायक, कैपिटल एन क्या है विलायक है और स्मॉल एन विलयन है, विलय है। तो विलय प्लस विलायक क्या हो जाएगा, विलयन, और ऊपर क्या है विलय। इसका जो अनुपात ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब इस समीकरण मानेंगे एक, समीकरण एक को फिर नीचे लिखेंगे समीकरण एक को व्युत्क्रम करना है, उल्टा करने को लिखेंगे। समीकरण एक को क्या करने को, उल्टा विपरीत करने को। तो ये पी नाट ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई पी नाट माइनस पी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन। हमने विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया। अब इसको हम तोड़ दें तो पी नाट माइनस पी नाट, पी नाट और माइनस हो जाएगा पी नाट माइनस पी इक्वल टू, इसका देखिए तोड़ेंगे तो स्मॉल एन और नीचे भी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और नीचे स्मॉल, यानी हमने एन को दो जगह तोड़ दिया। एन से एन एक कट जाएगा, तो यहाँ पर पी नाट माइनस डिवाइड बाई पी नाट माइनस पी इक्वल टू, यहाँ पर कट कितना गया एक, और प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब इस ए को ट्रांसफर कर सकते हैं इधर, तो इसको लिख सकते हैं पी नाट डिवाइड बाई पी नाट माइनस पी, एक उधर बुलाएंगे तो माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब देखिए इसके नीचे कितना वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वन का करेंगे तो पी नाट माइनस इसका करेंगे तो पी नाट और माइनस वन इसका जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पी हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे वन में तो पी नाट माइनस पी और इक्वल टू इसमें कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें जो पी नाट क्या हो जाएगा, इसे कट जाएगा कि माइनस वाली क्या है प्लस है, आपका बच गया क्या पी और डिवाइड बाई पी नाट माइनस पी इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब इसको पुनः लिखेंगे समीकरण नंबर दो, क्या लिख सकते हैं इसको, समीकरण नंबर दो को पुनः जो है विपरीत करने पर यानी उल्टा करने पर या व्युत्क्रम करने को, समीकरण पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण दो को ठीक है व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो पी नाट माइनस पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू स्मॉल एन और नीचे क्या डिवाइड बाई कैपिटल एन। शायद यही आपको हमने शुरू में बताया था, यही आपका क्या है किसी विलय के अणुभार की याद करने की फार्मूला, इसी को हमने डिवाइड कर दिया जो हमने ऊपर लिखा था। तो आशा करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम टॉपिक ले रहे हैं, अब है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है आपका, क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है। उससे पहले मैं एक प्रश्न लिया है, उसको प्रश्न को चर्चा कर देते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग ही लगाएंगे, हमने बस लिया प्रश्न को, दिया है प्रश्न है 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज यानी चीनी, ठीक है, जिसका आणविक द्रव्यमान 342 है, वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। अवनमन की गणना करना है, और यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया 23.8 मिली, ठीक है, एचजी मतलब पारा, इतना ये दाब है। तो देखेंगे क्या कर दिया है, जल की मात्रा है, पहले तो क्या दिया है जल की मात्रा कितना है 500 ग्राम है, फिर किसका है सुक्रोज, क्या है सुक्रोज की मात्रा कितना दिया है, सुक्रोज की मात्रा 50 ग्राम है, और सुक्रोज का अणुभार यानी द्रव्यमान दिया है, सुक्रोज का अणुभार कहो या द्रव्यमान, ठीक है, अणुभार आणविक द्रव्यमान है अणुभार कितना 342 है। अब देख रहे हैं कि वाष्प दाब में अवनमन की गणना करना है, वाष्प दाब में अवनमन की गणना करना है,
यदि आपका क्या दिया है 25 डिग्री से शुद्ध जल का देख रहे हैं, अनिक शुद्ध जल, अनिशुद्ध जल का मतलब P0, यही तो शुद्ध है हमारा। P0 का वैल्यू दिया है कितना 2 यानी 23.8 mm यानी मिमी क्या Sg दिया हुआ है। तो इसमें से केवल पूछा है क्या, आपसे पूछ दिया है P के बारे में पूछ रहा है, तो आप फटाफट फार्मूला लगा सकते हैं P0 माइनस पी अपेक्षित अनुमान, क्योंकि अनुमान निकालना था, अपेक्षित अनुमान यही होता है P0 माइनस पी डिवाइड बाई P0 इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू आप जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या वर्टिका था, विलयन के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन प्लस का जगह कैपिटल एन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं P0 का वैल्यू दिया है, P तो निकालेंगे, एन निकालेंगे, एन क्या है तो विलय, विलय कौन इसमें है तो 50 ग्राम सुक्रोज मिला जाए, चीनी की मात्रा कम है यानी विलय है, तो विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलय की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं कि मात्रा बट्टे अणुभार होता है। विलय मोलों की संख्या निकालना है, लिखेंगे पहले क्या किसका सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज अर्थात क्या आ गया विलय, कोष्टक में विलय कोष्टक 1 की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे संख्या, तो संख्या इसको मानेंगे स्मॉल एन बराबर मात्रा बटे क्या होता है, फार्मूला लिखवाए मात्रा बटे होता है अणुभार। तो देखिए इसका मात्रा कितना है, इसका सुक्रोज का है आपका 50 बटे क्या है हो जाएगा, इसका अणुभार कितना दिया है सुक्रोज का अणुभार 342 को काट सकते हैं 2 से 25 बार में, इसको काटे 2 करने 2 और 2 7 14 2 करने 2 यानी ये कट गया 7 और हाँ इतना कट गया। उसी प्रकार से निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, जल क्योंकि विलायक है, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, संख्या ये क्या होगा कैपिटल एन होगा, तो इसका भी क्या होता है मात्रा बटे अणुभार, कितना जल का मात्रा है 500 है, मात्रा बटे अणुभार। और हम जानते हैं जल का जो अणुभार होता है हमने पीछे बताया H2O को, तो हाइड्रोजन 2 होता है, 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना 16 जोड़ेंगे कितना होगा 18, तो 18 हो जाएगा, 2 से काटिए तो ये 250 हो जाएगा और नीचे 2 9 18 ये कट गया। अब हमारा नीचे एन प्लस क्या है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है यानी बिलियन, तो बिलियन के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे बिलियन, ठीक है बिलियन, बिलियन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो बिलियन की मोलों की संख्या का स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर आपका हो जाएगा, स्मॉल एन देख रहे हैं कितना है 25 बटे 171 प्लस का आ जाएगा 250 बटे हो जाएगा 9। इसको आप क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और वो आपके हाथ में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अब मैं इसमें केवल मान पुट कर दे रहा हूँ, बस आप लोग इसको सॉल्व करके अगले दिन चेक करा लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है मान रखना है, केवल मान रख के चलिए आप लोग देखिए P0 का वैल्यू कितना दिया, P0 का वैल्यू दिया 23 कितना 8 माइनस P निकालना, P वैसे ही रहेगा डिवाइड बाई P0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर P0 है 23.8 बराबर स्मॉल एन क्या दिया है, स्मॉल एन देख रहे हैं आपका ये वैल्यू निकाले, इसको चाहिए तो आप किनारे क्या कर सकते हैं भाग करके दशमलव में यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं 25 बटे आपका हो जाएगा 171 और फिर बटे यहाँ पर स्मॉल एन फिर 25 बटे 71। सबसे बेटर है कि आप क्या कर लीजिए 25 में 171 से भाग कर लीजिए, अब 171 से आप भाग करेंगे 25 में तो भाग नहीं का दशमलव आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना बार हो जाएगा लगभग 1 बार हो जाएगा 171 हो जाएगा यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी लगभग जो है 0.1 हम 1 दशमलव लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका आंसर नहीं होगा गलत होगा क्योंकि मतलब लगभग में जरूर आएगा और ये आंसर कभी भी लगभग में आते हैं। तो हमने मान लिया 0.1 आ गया और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना था 250 बटे आपका 9 था, तो 9 से भाग कर दीजिए 250 में, तो 2 से भाग करेंगे आप तो 2 9 18 हो जाएगा, 18 घटा दीजिए 2 9 18 15 में से 7 जाएगा 7 और 70 हो जाएगा और 9 8 72 ज़्यादा होगा 9 8 यानी 8 7 56 हो जाएगा, 8 यानी 64 यानी 9 8 72 9 8 और 9 7 63 7 बार में 9 7 63 हो जाएगा यानी लगभग 27 कितना रहा 27, किसका कैपिटल एन का वैल्यू 27 हो गया और स्मॉल एन जगह कितना 0.1 प्लस हो जाएगा 27, इसको हम हल कर सकते हैं
हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 23.8 माइनस पी डिवाइड बाई आपका 23.8 बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे 0.1, इसको हो जाएगा 27.1, दशमलव एक अंक बाद है, दशमलव खत्म कर दीजिए। तो 23.8 माइनस पी डिवाइड बाई 23.8 बराबर दशमलव हट जाएगा, 1 बटे हो जाएगा 271। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23.8 माइनस पी बराबर इसका गुणा करेंगे एक में, तो 23 कितना होगा 8 बटे 271। अब इसको ट्रांसफर करिए, पी को उधर भेजिए, इसको इधर बुला दीजिए, आपको बस पी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ देख रहे हो 23.8 इधर है, उसको इधर बुलाइए तो माइनस हो जाएगा, 23.8 बटे हो जाएगा 271 बराबर माइनस पी उधर जाएगा तो प्लस पी, आपको यही निकालना था। अब इसको हल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका से 23.8 दोनों देख रहे हैं कॉमन निकाल लीजिए, 23.8 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/1 माइनस 1 बटे क्या आ जाएगा ये 271 और बराबर क्या आ गया पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 23.8 और इसका गुणा करेंगे एक में तो 271 माइनस 1/2 हो जाएगा 271 बराबर क्या हो गया पी। घटा लीजिए 23 हो जाएगा 8 और यहाँ गुणे करिए 271 में से एक चला जाएगा 270 अब बटे हो जाएगा 271 बराबर पी। अब इसको क्या करना है गुणा करके 271 से भाग कर देंगे तो आपका जो है पी निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ है नहीं कैलकुलेशन करना, अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो फिर ये केमिस्ट्री के लिए कैलकुलेशन आपका बहुत हार्ड नहीं है, कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला में पुट करके कैलकुलेशन अपने तरीके से कर सकते हैं। अगला मैंने प्रश्न लिया है, वो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, पूछा गया बोर्ड में, देखिए क्या है क्वेश्चन है। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। तो किसी भी द्रव का जो क्वथनांक जो होता है एक निश्चित ताप होता है, कोई भी द्रव है वो क्या वो किसी भी टेम्परेचर में खोलना शुरू कर देगा नहीं, कोई भी द्रव है तो उस द्रव का क्या होता है एक निश्चित क्या होता है ताप होता है, उसी ताप पर का तक खोलता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी द्रव का क्वथनांक एक निश्चित ताप होता है जो वायुमंडलीय दाब तथा वाष्प दाब के बराबर होता है। जब आपका किसी भी द्रव को अगर हीट कर रहे हैं वो तभी बॉइलिंग होगा, तभी खोलेगा जब उसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब, जो ऊपर से वायुमंडल है उसका दबाव जो लगता है और जो हमारा वाष्प दाब है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तब आपका द्रव क्या होने लगता है बॉइलिंग होने लगता है, खोलने लगता है। तो वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर होने पर हमारा क्या होता है क्वथनांक तैयार होता है, क्वथनांक होता है। अब इसमें हम मानेंगे, माना एक शुद्ध विलायक है, माना एक क्या है शुद्ध विलायक है जो क्या है वाष्पशील है, एक माना एक शुद्ध वाष्पशील विलायक है जिसमें हमने अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, एक अवाष्पशील ठोस विलेय को हमने क्या किया मिला दिया। जैसे ही अवाष्पशील आप मिलाते हैं तो वो जो विलायक के कुछ अणुओं को क्या करता है घेर लेता है और उसका जो क्या करता है वाष्प दाब में कमी कर देता है। तो यहाँ पर जैसे हमने विलेय क्या किया अवाष्पशील विलेय को मिलाया तो आपका जो विलयन तैयार हुआ उसका वाष्प दाब का कम हो जाता है, जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अधिक होता है। तो इस स्थिति में देखेंगे, इस स्थिति में क्या होगा कि जो विलयन का क्वथनांक होता अधिक होता है और विलायक का क्वथनांक क्या होता अधिक कम होता है। यानी कहने का मतलब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, ऐसे ग्राफ देखें तो इधर आपका हो जाएगा ताप, इधर आपका हो जाएगा वाष्प दाब, वाष्प दाब। इसमें क्या होगा एक जो है आपका कंडीशन बनेगा जो आपको दर्शाएगा ऐसे, ये आपका जो है ये आपका है विलायक, ये क्या है विलायक है जो शुद्ध है। अब ये यहाँ पर जो पॉइंटिंग इसका हो रहा है, ये जो पॉइंटिंग है ये पी है, पी क्या है वाष्प दाब है। अब हमने इसमें और यहाँ पर जब इसको हमने क्रॉस किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है इसका ताप है जिसका नाम है टी, ठीक है टी क्या है T0, ठीक है या T0 T0 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं टी, बहुत जगह यहाँ भी देता है T0 ऐसे लिखता है, चलिए आप ऐसे ही लिख लीजिए क्या करना है। तो यहाँ पर T0, ठीक है ये क्या शुद्ध विलायक है, जहाँ भी जीरो ऐसे आया नाट समझिए शुद्ध चीज की बात हो रही है। तो T0 का मतलब विलायक का क्या हो गया टेम्परेचर। अब जो है जैसे ही हमने क्या किया
विलेय पदार्थ और वाष्पशील मिलाया तो इसका जो वाष्प दाब में मानते हैं पी, यहाँ पर पी है, और जैसे ही हमने मिलाया तो उसका वाष्प दाब क्या गया, घट गया। वाष्प दाब क्या गया, घट गया। इसको ऐसे जब डाटेड करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर गया जिसका हो गया मान P1, क्या गया, P1 हो गया। अब इस कंडीशन में जब इसको हमने ग्राफ खींचा तो देख रहे हैं हमारा ताप क्या गया, आगे बढ़ गया। इसको मानेंगे हम T, क्या मान लेंगे, T मान लेंगे कि जो हमारा विलयन है उसका जो ताप है, ठीक है, वो क्या है, T है। तो देख रहे हैं इसमें डिफरेंस आ गया, इसके बीच में क्या गया, डिफरेंस हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, क्या, डेल्टा टी बी, क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी। इसके बीच का जो ताप में अंतर आएगा डेल्टा टी बी, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि बी से बॉइलिंग पॉइंट, बी से क्या है, बॉइलिंग यानी क्वथनांक है, क्या, ताप, यानी क्वथनांक ताप में क्या गया, उन्नयन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं विलयन का, विलायक का जो ताप है कुछ और है, विलयन का ताप कुछ और अधिक हो गया, यानी विलायक से क्या हो रहा है, विलयन का ताप अधिक हो रहा है। तो इस तरीके से अधिक ताप कौन है, टी, तो हम लिखेंगे बराबर टी माइनस हो जाएगा टी नाट, क्या हो जाएगा आपका, टी माइनस हो जाएगा टी नाट, जो आपका क्या आ जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, कुछ है नहीं। यानी जब आप पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ऊपर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक, हम जानते हैं कि किसी भी द्रव का क्वथनांक एक निश्चित ताप होता है। यह जो है विलयन के, ठीक है, वाष्प दाब तथा वायुमंडलीय ताप के बराबर होने पर किसी भी विलयन का क्या होता है, क्वथनांक निर्धारित होता है। उसके बाद लिखेंगे माना कि एक शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब हमने क्या माना है, पी नाट मान लिया है। अब इसमें जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब कब तक कम हो जाता है, जब कम हो जाता है तो जो हमारा विलयन उसका दाब, उसका जो क्वथनांक बढ़ जाता है, देखिए क्वथनांक बढ़ गया, और विलायक का जो शुद्ध विलायक उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब इन दोनों तापों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि इसके जो क्वथनांक में क्या वृद्धि हो गया, उन्नयन का मतलब क्या था, वृद्धि हो गया, यानी क्वथनांक कुछ और था अब कुछ और हो गया, यानी वृद्धि हो रहा है, घट नहीं रहा है। अगर घटेगा तो हम बताएंगे अवनमन हो, आगे चर्चा होगी। यहाँ पर उन्नयन की बात हो रही है तो उन्नयन का वृद्धि हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं टी नाट है और टी नाट से आगे जा रहा है, इसका मतलब विलयन का है क्वथनांक, और विलयन क्वथनांक के आगे बढ़ गया है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, या आपका सहयोग रहेगा, सब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं। और अगर किसी अन्य विषय पर अगर वीडियो चाहिए, आपको फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, आपका वो भी वीडियो बन जाएगा। धन्यवाद।